आज का अपना टॉपिक है पूंजी क्या है, इसे हम कितने भागों में बांटते हैं बेटा अर्थशास्त्र में। इसको हम थोड़ा गहराई से पढ़ेंगे। चलिए बेटा खोलिए पेज नंबर 2। यहाँ पर आपको बताया गया है कि उत्पादन की तीसरी आवश्यकता है पूंजी। इसे हम बोलते हैं भौतिक पूंजी को। इसमें कोई ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन पूंजी को हमने दो भागों में, पहली पूंजी कहलाती है आपकी स्थायी पूंजी और दूसरी कहलाती है आपकी कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी को हम अस्थायी पूंजी भी कहते हैं। इस बात को मैं वापस समझा रहा हूँ बेटा। पूंजी को हम क्या बोलते हैं? भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी को हमने सुविधा के लिए अपने अध्ययन दो भागों में बांटा है। पहली है स्थायी पूंजी, दूसरी है कार्यशील पूंजी या अस्थायी पूंजी। परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाता है कि स्थायी पूंजी व कार्यशील पूंजी में क्या अंतर है, मैं आपको आगे बता दूंगा। जो पूंजी होती है वह किसी भी उत्पादक की या किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यदि आपके पास में पैसा है तभी आप आगे उत्पादन के बारे में सोच सकते हैं, आगे खेती के बारे में सोच सकते हैं। तो हम पूंजी को इसलिए महत्वपूर्ण मानते हैं। अब जब मैंने आपसे कहा कि भौतिक पूंजी को हमने दो भागों में बांटा, तो परिभाषा क्या होगी? अब पूंजी की परिभाषा कोई एक नहीं बेटा। अर्थशास्त्र में पूंजी की हर अर्थशास्त्री ने अपने अपने ढंग से परिभाषा दी है। बहुत सी परिभाषा आपके स्तर से, आप जिस कक्षा में पढ़ते हैं आपका जो स्तर है उससे बहुत ऊपर की है, तो उस परिभाषा में तो आपको मैं लेके नहीं जाऊंगा। मैं आपको आपके ही लेवल की एक साधारण परिभाषा बताना चाहूंगा। वो भौतिक पूंजी की परिभाषा सबसे अच्छी मानी गई है मेरे ख्याल से तो बेटा, और वो ये है पूंजी उत्पादन का वह शस्त्र है जिसके माध्यम से उत्पादक अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु शीघ्रता से आगे बढ़ता है। ये आपके लेवल की परिभाषा जो मैंने आपको अभी दी, ठीक है बेटा। इस परिभाषा को आप वापस से ध्यान से सुन लेना 3-4 बार, और ये आपके लिए काफी है जो आपको बता देगा कि भौतिक पूंजी को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। क्योंकि बड़ा अर्थशास्त्र में पहले परिभाषा लिखनी पड़ती है, उसके बाद में आप आगे बताएंगे। अब इसके बाद आता है कि हम भौतिक पूंजी कितने भागों में बांट सकते हैं, तो ये आता है दो भागों में। पूंजी के माध्यम से ऐसी वस्तु को खरीदते हैं जो दीर्घ काल तक हमारे साथ रहती है, जैसे किसान के औजार, उसकी मशीन, उसके पास में कोई भवन जहाँ पर वो अपने अनाज को रखता है। तो बेटा ये उसकी क्या कहलाएगी? स्थायी पूंजी, ठीक है। वैसे ही जैसे कोई एक इंडस्ट्रियल मैन, वो औद्योगिक बिजनेसमैन कंप्यूटर परचेज करता है, ऑफिस परचेज करता है, ठीक है, तो वो उसकी क्या कहलाएगी? स्थायी पूंजी कहलाएगी। वो उसकी क्या कहलाएगी? ऐसी पूंजी जो लंबे समय तक उसका साथ देगी। जैसे उन्होंने एक जनरेटर खरीदा, चाहे किसान चाहे उत्पादक या कोई इंडस्ट्री हो, उससे जनरेटर खरीदा। अब जनरेटर क्या है? लंबे समय तक काम देने वाला एक इकाई तैयार होगी उसकी, ठीक है, तो वो क्या स्थायी पूंजी कहलाएगी। टरबाइन होगी, ठीक है, वो लंबे समय तक काम देगी। अब किसी व्यक्ति ने कहा कि नहीं मुझे अपना लेखा जोखा रखना है कंप्यूटर के माध्यम से, तो किसान या किसी व्यापारी ने कंप्यूटर खरीदा, तो वो उसकी क्या कहलाएगी? स्थायी पूंजी कहलाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या बेटा? कहने का मेरा सरल शब्दों में मतलब ये है कि औजार है, मशीन है, भवन है, या वे सभी चीजें जो लंबे समय तक किसान या उसके उत्पादक को क्या करती है बेटा? सहयोग करती है, वो उसकी क्या कहलाएगी? स्थायी पूंजी कहलाएगी। अब इसके विपरीत कार्यशील पूंजी या अस्थायी पूंजी, उत्पादन में बेटा इनका भी अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। ये नहीं कि आप खाली स्थायी पूंजी से ही अपने उत्पादन को कर लोगे, नहीं। इसके लिए अब आपको दूसरी पूंजी पर ध्यान देना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं? कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी वह पूंजी होती है जो उत्पादन को अल्पकाल में निरंतर बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। यानी क्या बोला बेटा? फिर से आप ध्यान से सुनिए। कार्यशील पूंजी वह पूंजी होती है जो उत्पादक को अल्पकाल में कार्यशील बनाने के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। इसमें क्या क्या आएगा? जैसे कच्चा माल, रॉ मटेरियल। अब जो कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल होता है, वो तो असेंशियल है, आप उत्पादन कर रहे हो। यदि आपके पास कच्चा माल नहीं होगा तो आप उत्पादन क्या करोगे? अब कच्चा माल क्या होता है? जैसे किसान के लिए बीज, तो क्या हुआ? कच्चा माल हुआ, ठीक है। अब एक किसान ने खेती करना प्रारंभ करा, बीज आ गई, उसको लगा कि उसकी खेत में मिट्टी कुछ
ही नहीं है, तो उसने पास के किसान से कुछ मिट्टी उधार ले ली, ठीक है, तो वो भी क्या कहलाएगी, उसका रॉ मटेरियल कहलाएगा, क्योंकि उसी मिट्टी में तो वो क्या करेगा, फसल उगाएगा, ठीक है। अब उत्पादक की बात करें इंडस्ट्री के, एक व्यक्ति जो कि क्या करता है, बुनकर है, तो उसके लिए सूत क्या है, कच्चा माल है। चलिए और गहराई में चलते हैं, कुम्हार, कुम्हार के लिए मिट्टी क्या है, कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, फिर उसी से तो हम उत्पादन करेगा। तो किसान भी ये देखता है कि उसके लिए कच्चा माल क्या क्या हो सकता है, बीज हो गए, ठीक है, क्योंकि बीज क्या है, असेंशियल है, और बीज के बिना वो उत्पादन नहीं कर सकता है। तो इसके अलावा उसके लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है नगद मुद्रा। नगद मुद्रा कैश, ठीक है ना। अब जितना ज्यादा कैश हाथ में होता है, तो किसान हो या कोई भी उत्पादक हो, वो आसानी से निर्णय ले सकता है बेटा। निर्णय व्यक्ति तभी लेता है जब उसके हाथ में कैश होता है। यदि आपके या किसी किसान में जितना ज्यादा कैश होता है, नगद मुद्रा उनके हाथ में होती है, तो वो उतने जल्दी निर्णय लेते हैं। तो उत्पादन में नगद मुद्रा भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, ठीक है बेटा। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी पढ़ते हैं कि मुद्रा एक बार जब व्यक्ति के हाथ में आ जाती है, आपके कोर्स से ये चीज नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको पढ़ाना चाहूंगा। नगद मुद्रा या कार्यशील पूंजी जिसे बोल रहे हैं, जब एक बार व्यक्ति के हाथ में आ जाती है, तो वह अपने निर्णय बहुत जल्दी शीघ्रता से करते हैं और उत्पादन में वृद्धि के लिए कई विकल्प को तलाशते हैं। इस तरीके से मानव के उत्पादन में स्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, जब दोनों ही पूंजी मिलकर उत्पादन करते हैं, तो फिर इनको हम अलग अलग क्यों करते हैं? इसके पीछे प्रमुख कारण ये है, स्थायी पूंजी जो होती है वो उत्पादन के बाद भी पैसे की वैसी बनी रहती है, जबकि कार्यशील पूंजी उत्पादन के पश्चात समाप्त हो जाती है। ये बेटा मैं आपको अंतर बता रहा हूँ, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी में क्या अंतर है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नंबर 1, कार्यशील पूंजी जो होती है वह अस्थायी है, स्थायी पूंजी बिल्कुल वैसी ही रहती है जैसे कि प्रारंभ में थी। कहने का मतलब कार्यशील पूंजी अस्थायी है, स्थायी पूंजी हमेशा स्थायी रहती है। कार्यशील पूंजी उत्पादन के बाद खत्म हो जाती है, यानी समाप्त हो जाती है, जबकि स्थायी पूंजी बरकरार रहती है। कार्यशील पूंजी में काम आने वाले मैंने 2 घटक बताए थे, ठीक है, कच्चा माल और नगद मुद्रा। ये हमें अल्पकाल में ही काम आते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि कार्यशील पूंजी अल्पकाल में ही कार्य करती है, जबकि स्थायी पूंजी दीर्घ काल तक कार्य करती है। अब पढ़ते हैं हम, गांव में किसानों को किसकी आवश्यकता होती है? पूंजी की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही सोचा बेटा आपने। तो उसके लिए वो क्या करते हैं? उसके लिए वो स्थानीय साहूकार, मैंने पहले की वीडियो में बताया था, स्थानीय साहूकार हो गए या फिर ग्रामीण बैंक हो गए या बड़े किसान हो गए, उनके पास जाते हैं। वहां से वो क्या लेते हैं बेटा? लोन लेते हैं। यदि वो बैंक के पास जाते हैं तो वो एक अच्छी बात है, लेकिन गलती से भी साहूकार या किसी बड़े किसान के पास चले जाते हैं तो वो क्या करते हैं? ऊंची ब्याज दर पर पूंजी उनसे लेते हैं ताकि वो क्या कर सके? उत्पादन को बनाए रख सके। अब यदि वो समय पर उनका पैसा चुका देते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो उनकी स्थिति और अधिक दयनीय हो जाती है। ये स्थिति किन किसानों के सामने आती है? जिनके पास पहले से ही भूमि कम है, उत्पादन कम है, तो वो अपने आप को उत्पादन में बनाए रखने के लिए ब्याज के दलदल में फंसते जाते हैं।
और ये स्थिति किनके लिए लाभदायक है? जो लोग बड़े किसान हैं, जिनके पास पहले से ही अधिक पूंजी है, वो अपनी पूंजी को ब्याज में चलाते चलाते छोटे किसानों को क्या करते हैं बेटा? पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। ठीक है बेटा। अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, पन्ना पलटिए, पेज नंबर 10, अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। बेटा ये बहुत अच्छा टॉपिक है। उत्पादन में चाहे पालमपुर गांव हो, चाहे उसे मिलता जुलता कोई भी गांव हो, चाहे भारत का कोई भी गांव हो, मैं 3 शब्द बोले, पालमपुर गांव या पालमपुर गांव से मिलता जुलता कोई गांव या भारत का कोई भी गांव हो, यहाँ पर अधिशेष कृषि उत्पाद की बिक्री शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये क्या होता है अधिशेष? अधिशेष का मतलब ये होता है कि एक किसान जितनी भी फसल उगाता है एक बार में, उस फसल में से वे अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कुछ अनाज को क्या करता है? अलग रख देता है, और बाकी जो उत्पादन बचता है वो उसका क्या कहलाएगा? अधिशेष कहलाएगा। उस अधिशेष को ही वो बाजार में ले जाकर बेचता है, और वहां से प्राप्त आय को वो क्या करता है? अपनी जमा पूंजी में या तो बैंक में जमा करता है, या उसने कोई बैंक से ब्याज लिया वहां चुकाता है, या किसी साहूकार से पैसा लिया वहां चुकाता है। अब ऐसी स्थिति में जिसका अधिशेष ज्यादा होता है उसका उत्पादन क्या होगा बेटा? मैं आपको ना, जिसका उत्पादन ज्यादा होगा, मैंने कल शब्द वापस रिपीट करो, हाँ बेटा, तो ऐसी स्थिति में जिसका उत्पादन ज्यादा होता है तो उसके अधिशेष अधिक प्राप्त होता है, और जिसका उत्पादन कम होता है उसको अधिशेष की मात्रा कम मिलती है। जब आपको अधिशेष की मात्रा कम प्राप्त होती है तो आप जिससे भी आपने पैसा लिया उसको आप समय पे पैसा नहीं चुका पाओगे। जब नहीं चुका पाओगे तो आप वापिस से ब्याज के दर में धंसते चले जाओगे। लेकिन जो बड़े किसान होते हैं बेटा, उनकी अच्छी खासी एक मोटी रकम ब्याज के रूप में पहले से चली आ रही। क्यों? क्योंकि उनके पास ब्याज बैंक में पैसा था, कुछ लोगों ने उनसे पैसा लिया तो वो पैसा उन्होंने ब्याज में दिया, तो ये क्या चक्र बना देते हैं वो लोग, और वही किसान अधिशेष अधिक मात्रा में बाजार में निकालते हैं जब उनको उत्पादन की अच्छी प्राप्ति होती है। ठीक है, इसको यदि सरल शब्दों में समझाऊं अर्थशास्त्र की भाषा में, क्योंकि उनका उत्पादन क्या हुआ बेटा? अधिक हुआ है। जब अधिक हुआ है तो उन्होंने क्या किया? अधिशेष अधिक रखते हुए बाजार में अपनी फसल को बेचा। जब बाजार में बेचा, उनको अधिक मात्रा में पैसों की प्राप्ति हुई, और उस पैसों को उन्होंने कहाँ जमा कर दिया? बैंक में जमा कर दिया। और बैंक में उनके पास पहले से पैसे पड़े थे, तो वो क्या करते हैं? अपनी पूंजी को अस्थायी पूंजी में बदलते हैं। जो सरल पूंजी उनको मिली थी, तो सरल पूंजी को बैंक में जमा करने के साथ में कुछ स्थायी पूंजी खरीदते, जैसे जमीन हो गई, ठीक है बेटा, जमीन तो क्या स्थायी पूंजी हुई, या ट्रैक्टर हो गया, या हार्वेस्टिंग सिस्टम में कुछ खरीदा, या अपने मकान में कुछ अलग निर्माण कराया, या खेती में काम आने वाले औजारों में सामान खरीदा। तो इससे क्या वो अपनी स्थायी पूंजी में वृद्धि करते हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि याद आपको मेरे ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने आपको एक सरल शब्दों में समझा दिया। अब आता है पालमपुर में गैर कृषि कार्य। ये मैंने प्रारंभ में आपको समझा दिया था कि पालमपुर में 2 प्रकार की क्रिया होती है, एक तो कृषि कार्य और दूसरा गैर कृषि कार्य। अगला टॉपिक है हमारा गैर कृषि कार्य। पालमपुर में 25% आबादी बेटा क्या कार्य करती है? गैर कृषि कार्य करती है। अब गैर कृषि कार्य में क्या आएगा? डेयरी आएगा, ठीक है, लघु स्तरीय निर्माण कार्य आएगा, ठीक है, दुकानदारी आएगी और परिवहन आएगा। तो ये जो भी मैंने नाम लिया आपके सामने, ये हर गांव में सामान्य तौर पे होते हैं, और पालमपुर जैसे काल्पनिक गांव में भी होते हैं। पालमपुर में कई लोग क्या करते हैं, जिनके पास अपनी भैंसें हैं, वो क्या करते हैं? उन भैंसों को अच्छा चारा, अच्छा भोजन जिसमें ज्वार, बाजरा, गुड़ ये देके अधिक से अधिक दूध लेते हैं उन भैंसों से, और उस दूध को पास के कस्बों में, जिसका नाम पालमपुर में रायगंज बताया गया है, वहां जाके बेचते हैं, और क्या प्राप्त करते हैं बेटा? नगद मुद्रा लेते हैं, ठीक है, और वो भी क्या करते हैं? अपने उत्पाद को आगे बेचते हैं। इस तरीके से ये एक चैन बनी होती है कि ग्रामीण क्षेत्र से कुछ लोग दूध लेके आएंगे,
उस दूध को वो आगे बेचेंगे, वहां से वो भंडारण करके उन दूध को आगे सप्लाई करते हैं। लेकिन ये कार्य गांव में बहुत कम लोग करते हैं। अगला आता है पालमपुर में विनिर्माण। पालमपुर में कुछ छोटे लघु उद्योग बन रहे हैं, कुछ फैक्ट्री बन रही है, तो वहाँ एक छोटी आबादी वहाँ पर कार्य कर रही है। ठीक है बेटा, ठीक है। इसमें जो श्रमिक कार्य करते हैं वो संख्या में तो बेटा कम है, लेकिन वो अपना परिवार का गुजारा तो कर लेते हैं। ज्यादातर गांव में जो भी विनिर्माण का कार्य होता है वो घरेलू स्तर पर ही होता है। ऐसी स्थिति में उनको बाहर के श्रमिकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब है पालमपुर के दुकानदार, ज्यादा शहर से थोक में सामान ले आते हैं, थोक के बाजार में जाते हैं, वहां से सामान ले आते हैं और उन सामान को वो गांव में लाके बेचते हैं। जो कि सामान का आपने गांव में देखा होगा कि गांव में छोटे छोटे जनरल स्टोर होते हैं, वहां से चावल, गेहूं, दाल, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, बैटरी, मोमबत्ती, कॉपी, पेंसिल, ठीक है, स्लेट, ये छोटी छोटी होती है जैसे लालटेन, ठीक है, ये चीजें गांव के व्यापारी शहर से ले आते हैं और गांव में बेचते हैं। और ज्यादातर गांव के व्यापारी अपनी दुकानों को कहाँ खोलते हैं, जो कि सड़क या बस स्टैंड के पास में होते हैं और वहां से वो अपना कार्य करते हैं। अगला है परिवहन। परिवहन में का विकास तेजी से हो रहा है। गांव में चाहे पालमपुर हो चाहे कोई भी गांव हो, वहां पर परिवहन का विकास बहुत तेजी से हो रहा है, जिसमें एक गांव दूसरे गांव से, एक गांव एक कस्बे से, एक गांव एक शहर से जुड़ रहा है, जिसके फलस्वरूप छोटे वाहन और बड़े वाहन आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे आ जा रहे हैं और पालमपुर के लोग आसानी से शहर से अपने गांव में, अपने गांव से शहर में आ सकते हैं। इसमें बस, जीप, ट्रक के अलावा रिक्शे वाले, तांगे वाले, परंपरागत गाड़ी जिसमें जुगाड़ भी शामिल है, ये सब परिवहन में आते हैं। और ये क्या करते हैं, व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान में लाने ले जाने का कार्य करते हैं। बदले में उन्हें क्या मिलता है, पैसा मिलता है। इस तरीके से सब लोग परिवहन में एक दूसरे के साथ में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ गए हैं। ये पाठ अपना यहाँ तक है बेटा, तो आज अपना पाठ 1 पूरा हो गया है।